हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे श्री मीराबाई जी की कुंडली के बारे में और उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर्पज ऑफ लाइफ कैसे निकालते हैं, बचपन से सही गाइडेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, नो चाइल्ड जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो आज सारी बातों पे जो ये मेन मैंने 6 पॉइंट आपके सामने लिख रखे हैं, ठीक है, इन पे तो चर्चा होगी ही होगी। और अगर बीच में मुझे कुछ भी दिखता है इनकी कुंडली में तो वो भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। डेथ ऑफ हस्बैंड इन अर्ली एज, कई लोगों को शायद ना पता हो तो इनकी शादी हुई थी। ठीक है, इनकी शादी लगभग 16 ईयर्स की एज में इनकी शादी हो गई थी और 21 ईयर की जब इनकी एज थी तब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो नो चाइल्ड योगा एंड पॉइजन योगा, इन्होंने जहर भी पिया था, मतलब लोगों ने इनको जहर दिया था। ठीक है, लेकिन वो अमृत बन गया था, कुछ नहीं हुआ इनको। वो उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों हुआ पॉइजन योगा, और शत्रुओं ने कोशिश की मारने की फिर भी नहीं मरी, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। हार्डशिप इन ससुराल, खुद ससुराल वालों ने इनके खिलाफ बहुत सारी भड़कीली बातें फैलाई समाज में। ठीक है, पसंद नहीं थी इनके ससुराल वालों को ये, और इवेंचुअली ये फिर अपने ससुराल को छोड़कर भाग भी गई थी। ठीक है, तो रिलीजियस पोइटस बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इन्होंने। ठीक है, भक्ति योग, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, तो वैसी पोइट्रीज क्यों लिखी, और पोइट्री के साथ साथ सिंगिंग भी करती थी। ठीक है, तो वो सारे योग आज हम डिस्कस करेंगे। लेफ्ट होम फॉर मोक्ष प्राप्ति, घर से भाग गई थी मोक्ष प्राप्ति के लिए वृंदावन। ठीक है, अब घर से तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन क्या सबको मिलता है? खुद जो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी है वो चले गए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन वापिस आना पड़ा। ठीक है, अब इतने संसार में उलझे हुए हैं तो सबको मोक्ष मिलता तो नहीं है ना, बट शी गॉट लिबरेशन इवेंचुअली। लेकिन इनको जो लिबरेशन, मुक्ति आखिरकार मिली। ऐसा बोला जाता है कि श्री कृष्ण की मूर्ति में ये समाहित हो गई थी। ठीक है, तो वो सारी डिटेल देखेंगे। इनकी कुंडली जब आप देखोगे, ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, सारी जगह से जो भी इवेंट हुए हैं इनकी लाइफ में वो अलग से दिख जाते हैं। ठीक है, कुंडली क्या है, ज्योतिष क्या है, काउंटिंग ऑफ स्टार्स एंड टाइम, हम टाइम काल की गणना करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके सामने चाहे किसी की कुंडली रखो या वो इंसान खड़ा हो, आपको कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जब आप थोड़ा सा एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखते हो और एडवांस लेवल पर पहुंचते हो तब ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वन बाय वन हम सारे इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी चलूँगा। ठीक है, अदरवाइज मैं इस कुंडली पे कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा छोटे से छोटा वीडियो बनाया जाए और आपको जल्दी समझाया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम लेंगे। तो डेथ ऑफ हस्बैंड इन अर्ली एज, सबसे पहले यही क्वेश्चन उठा लेते हैं कि इनके कुंडली में क्या ये झलकता है। ये श्री मीराबाई जी की कुंडली है। ठीक है, तो क्या इनकी कुंडली में ये झलकता है कि इनके हस्बैंड की डेथ अर्ली एज में होगी? तो बिल्कुल झलकता है, बिल्कुल है, यहाँ पे योग है। देखिए कैसे योग है। इनका सप्तमेश देखिए कौन है, शनि है। ठीक है, शनि यहाँ पे लगन में बैठा है। ठीक है, लगन में बैठा है, लेकिन किस राशि में बैठा है? कर्क राशि में बैठा है, मून साइन में बैठा है, और मून खुद कर्क राशि में बैठा है। ठीक है, तो एक बार अगर किसी ने कुंडली ध्यान से नहीं देखी हो, एक बार कुंडली देख लीजिए। इनका जो कर्क लगन है, ठीक है, और लगन में सन, जुपिटर, मून एंड सैटर्न बैठे हैं। सिंह राशि, सेकंड हाउस में मरकरी, मार्स एंड केतु है, 8th हाउस में राहु है एंड 12th हाउस में वीनस है, बुध की राशि में। ठीक है, ये इनका बर्थ चार्ट है। देखने में सिंपल सा लगेगा आपको, लेकिन ब्रिलियंट बर्थ चार्ट है। धीरे धीरे हम सारे पहलू खोलेंगे इनके बर्थ चार्ट के। तो ये देखिए, इनका जो सप्तमेश शनि है वो कैंसर साइन में गया है, हालांकि खुद से 7th में गया है, तो वो नो डाउट अपने पति के प्रति या शादी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है इनके लिए। इसीलिए तो जो ये ऐसा भी बोला जाता है कि श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, तो
डिवोशन देता है, लग्नेश सप्तम में जाए या सप्तमेश लगन में जाए, तो वो मैरिड लाइफ के लिए मतलब इस नज़रिए से कि अपनी शादी को बचाने के लिए वो बहुत कुछ यत्न करेगा, धोखा नहीं करेगा या फिर इस टाइप से जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सैटर्न कौन सी राशि में गया वो इम्पोर्टेंट है। सैटर्न यहाँ पे चंद्रमा की राशि में गया, और चंद्रमा और जो शनि है चंद्रमा को अपना दुश्मन समझता है, साथ में मून चंद्रमा खुद बैठा है, ठीक है, और ये राहु का राशि स्वामी होकर गया है वहाँ पे। ये शनि यहाँ पे केवल अकेला शनि नहीं रहा अब, क्योंकि चूंकि यहाँ पे राहु कुंभ राशि में बैठा है और शनि यहाँ पे राहु की एनर्जी कैरी कर रहा है, क्योंकि शनि कुंभ राशि का स्वामी है, ठीक है। तो राहु की एनर्जी लेकर शनि गया है खुद से 7th हाउस में चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा खुद भी साथ है, तो मैरिड लाइफ में फ्लक्चुएशन दिखाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, केवल इतना ही नहीं, उसके बाद देखिए नेचुरल हस्बैंड का कारक कौन होता है? मार्स। कोई भी आप फीमेल चार्ट देख रहे हो तो मार्स को देखना मत भूलिएगा। मार्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट फॉर फीमेल्स एंड वीनस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल चार्ट्स, ठीक है, या फिर मेल नेटिव्स। तो मार्स हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब इनके जो हस्बैंड का कारक है मंगल, वो देखिए कहां पर है। वो एक तो चला गया 7th हाउस से अष्टम में। अगर यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक तो जो मंगल है वो खुद से अष्टम में चला गया, यानी सप्तम हाउस से अष्टम में चला गया, यानी हस्बैंड डेथ के साइन में चला गया। और इतना ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मंगल किसके साथ है? मार्स विद केतु, केतु के साथ है। डिटैचमेंट, सेपरेशन फ्रॉम दी हस्बैंड। तो डिटैचमेंट तो ऑलरेडी थी ही इनको अपने हस्बैंड से। अपने हस्बैंड को ये मतलब ठीक है, इन्होंने शादी कर ली थी जोर ज़बरदस्ती से, लेकिन ये श्री कृष्ण को ही अपना हस्बैंड मानती थी। ये बोलते थे कि पूरी दुनिया में एक ही पुरुष है और वो श्री कृष्ण है, बाकी सब इनकी नज़र में सेम थे। हस्बैंड हो, मतलब मेल हो फीमेल हो, छोटा बच्चा बूढ़े, सभी इनकी नज़र में सेम थे, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे देखिए मार्स जो इनका खुद हस्बैंड का कारक है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, सप्तम हाउस से अष्टम में गया है, केतु के प्रभाव में है। जो इनका कुंडली के हिसाब से जो सप्तमेश बन रहा है शनि, वो खुद मून के प्रभाव में है, कर्क राशि में है, और राहु की एनर्जी वो कैरी करके ले जा रहा है, इसलिए युद्ध में इनके पति मारे गए थे, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। नो चाइल्ड, इनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। हालांकि इनके हस्बैंड की डेथ लगभग 4-5 साल बाद हुई थी इनकी शादी से, लेकिन फिर भी तब तक इनको कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था, और फिर बाद में तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो ऐसा क्या योग था कि नो चाइल्ड हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, बच्चा पैदा होगा या नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन कब होगा वो तो आगे की बात है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिंदगी में कभी आपको बच्चे का सुख मिलेगा या नहीं, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उसके लिए। एक तो काल पुरुष कुंडली का 5th हाउस, काल पुरुष कुंडली का 5th हाउस यानी लियो साइन, सिंह राशि। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो 5th हाउस हमारे बच्चों का होता है नॉर्मली, दूसरा सिंह राशि सूर्य की राशि, क्रिएशन, सूर्य क्रिएशन क्रिएट करता है, तो क्रिएशन की राशि है, और बच्चे क्या होते हैं? हमारे क्रिएशन होते हैं। तो इसीलिए लियो साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। उसके बाद सन की पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सन की पोजीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बर्थ। उसके बाद जुपिटर भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस का नेचुरल कारक होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी कुंडली में 5th हाउस या फिर हमारी कुंडली का पंचमेश कहाँ गया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिंह राशि, सूर्य, ये तो हमने लगन कुंड जो काल पुरुष कुंडली है उससे लिए हैं, और हमें कौन सा असेंडेंट मिला है उस हिसाब से जो 5th हाउस बनेगा
उस हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, और अगर प्लेनेट नहीं बैठे हैं तो फिर पंचमेश देखेंगे हम। पंचमेश इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बर्थ। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लियो साइन, सिंह राशि, लियो साइन मतलब सिंह राशि, एक सेकेंड, लियो साइन, सूर्य, पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस एंड पंचमेश। कम से कम ये 4 तो आपको लेने ही पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप लेना चाहो तो जुपिटर भी इंपॉर्टेंट होता है। ये 4-5 कनेक्शन हमें देखने पड़ते हैं, तब जाकर हम चाइल्ड बर्थ प्रेडिक्ट करते हैं कि जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है ना कि नहीं होगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल सकते किसी को नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप और थोड़ा सा डेप्थ में समझना चाहो, मैं थोड़ा सा एडवांस बना रहा हूं इस क्लास को, इन सारी चीज़ों के अलावा 11th हाउस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड बर्थ। 11th हाउस यानी अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो कुंभ राशि, काल पुरुष कुंडली की बात करें तो कुंभ राशि, और काल पुरुष कुंडली की हो गई कुंभ राशि, और वो भी देखनी पड़ती है हमें कुंभ राशि कहाँ पर है, या फिर कुंभ राशि का स्वामी शनि कहाँ पे गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्या था, 11th हाउस, 11th हाउस एंड 11th लॉर्ड। क्यों 11th हाउस क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 11th हाउस सप्तम से पंचम पड़ता है। सप्तम हाउस हमारे पति पत्नी का होता है ना, हमारे स्पाउस का होता है, और हमारे पति पत्नी का जो बच्चा होगा वो भी तो हमारा ही बच्चा होगा ना। तो 11th हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप सप्तम हाउस से गिनोगे ना 1 2 3 4 5, तो जो 11th हाउस है वो सप्तम से पंचम होता है, इसलिए 11th हाउस एंड 11th लॉर्ड की सिचुएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड बर्थ प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो अभी आते हैं हम इनकी कुंडली पे, इनको बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ ये देख लेते हैं। शुरू से शुरू करेंगे। शुरू में हम ले लेते हैं लियो साइन। लियो साइन की कंडीशन देखते हैं, हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चलते हैं। लियो साइन में देखिए केतु बैठा है, साथ में मार्स एंड मरकरी भी है। ठीक है, तो मार्स क्या देता है, सर्जरी देता है, पीड़ा देता है। ठीक है, सर्जरी पीड़ा ये सब देता है, और केतु तो ऑब्वियसली ब्लॉक करता ही है चीजों को। ठीक है, ब्लॉक करता है चीजों को। ठीक है, दूसरा यहां पे मैंने बोला सन की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब सूर्य यहां पे केवल सूर्य नहीं है, सूर्य यहां पे केतु की एनर्जी कैरी कर रहा है, क्योंकि केतु सिंह राशि में बैठ गया ना, तो यहाँ पे जो सन है उसके अंदर केतु की एनर्जी है। तो यहाँ पे सन भी एफ्लिक्ट हो गया, लियो साइन भी एफ्लिक्ट हो गया, और पंचम भाव में तो कोई प्लेनेट है नहीं, पंचमेश भी एफ्लिक्टेड है। क्योंकि पंचमेश क्यों एफ्लिक्टेड है, पंचमेश इसलिए एफ्लिक्टेड है क्योंकि पंचमेश है मंगल, और मंगल खुद केतु के प्रभाव में है। मंगल देखिए, मंगल मार्स केतु के प्रभाव में है। ठीक है, तो इनका लियो साइन भी एफ्लिक्टेड है, सन भी एफ्लिक्टेड है। सन खुद से 12th खुद की राशि से 12th हाउस में है, इसलिए वो भी एफ्लिक्टेड है, और केतु की एनर्जी है इसके पास। पंचम भाव में कोई प्लेनेट है नहीं, लेकिन फिर पंचमेश देखेंगे, फिर पंचमेश है मार्स, मार्स खुद केतु के प्रभाव में है, तो यहाँ पे इनका पंचमेश भी एफ्लिक्टेड है। ठीक है, और देखिए 11th हाउस की मैंने बात की, काल पुरुष कुंडली का 11th हाउस देखिए राहु है। ठीक है, इनकी जन्म कुंडली का 11th हाउस देखिए वीनस है। ठीक है, कहां पे गया, इनकी 11th हाउस का स्वामी कहां पे गया, 12th हाउस में गया, पंचम हाउस से अष्टम चला गया। अगर यहां से काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 11th हाउस का स्वामी पंचम हाउस से 8th में चला गया। ये सारी चीजें मतलब देखिए, मैंने आपको 1-2 दिन पहले जो मेरा लेक्चर आया था, वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था चार्ट का पूरा एनर्जी समझिए किस दिशा में जा रहा है। 1-2 प्लेनेट 1-2 हाउस से कुछ नहीं होगा। चार्ट
जब एक्यूरेट प्रेडिक्शन तभी होगी, बिल्कुल जो बैंग ऑन प्रेडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो प्रेडिक्शन तभी होगी जब आप पूरे चार्ट की एनर्जी को समझोगे। एक दो प्लेनेट या एक दो हाउस से करोगे, सरफेस लेवल पे करोगे, फंसोगे। आप खुद अपने आसपास देखिए, इतने सारे लोग हैं, हर एक की लाइफ अलग है, तो ऑब्वियसली हर एक की कुंडली अलग होगी। भाव तो वही 12 भाव हैं, 12 राशि है, 9 प्लेनेट है, ठीक है। कैसे प्रेडिक्ट करोगे? पूरे चार्ट की एनर्जी को समझिए किस तरफ बह रही है। तो नो चाइल्ड, सारे ही तो योग चाइल्ड के खिलाफ जा रहे हैं। एक हाउस, एक प्लेनेट भी जो इन्वॉल्व है चाइल्ड बर्थ के लिए सही पोजीशन में नहीं बैठा, इसलिए कोई भी बच्चा नहीं हुआ। हालांकि इनकी जो डेथ लगा लो या मुक्ति लगा लो, यानी जो इनको समाधि प्राप्त हुई थी या जो भी इन्होंने शरीर जब अपना त्यागा था, तो उस टाइम पे इनकी एज 62 ईयर्स थी। ऐसा नहीं है कि जल्दी ही हो गई थी, ये बहुत सफ़र किया था इन्होंने लाइफ में। 62 ईयर्स में जाके ये मुक्ति को प्राप्त हुई थी। तो ये सेकंड पॉइंट पे हमने बात की, नो चाइल्ड बर्थ, ठीक है। नो चाइल्ड बर्थ हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इनका क्यों हुआ। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं पॉइजन योग, विष योग। विष योग, देखिए विष योग तो आपको बहुत सारी कुंडलियों में मिलेगा। जो शास्त्रों में लिखा जाता है ना विष योग, वो जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो आपको बहुत सारी कुंडलियों में मिलेगा। लेकिन इनको ही जहर क्यों मिला, वो विष योग स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया, वो देखिए आप। विष योग क्या होता है? नॉर्मली जब भी किसी का चंद्रमा और शनि एक साथ होता है, मून एंड सैटर्न जब किसी का एक साथ होता है, तो उसको विष योग बोल देते हैं। अब विष योग इस तरीके से भी मैनिफेस्ट कर सकता है कि आपने कोई भी खाना खाया और फूड पॉइजनिंग हो गई, आपको खाना लगता नहीं है, आप खाना खाते हो उसके तुरंत बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो भी विष योग में होता है। किसी की लाइफ में कम मैनिफेस्ट होता है, किसी की लाइफ में ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। या फिर किसी का ऐसा होता है कि उसको बासी खाना ज़्यादा नसीब होता है, विष योग इस तरीके से भी काम करता है, ठीक है। तो विष योग केवल यही नहीं है कि जहर ही पीना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब भी चंद्रमा और शनि एक साथ आते हैं किसी के, तो वो विष योग बोला जाता है। अब इनका चंद्रमा और शनि एक साथ है और वो भी लगन में है, इसलिए लगन में एक तो विष योग बन गया, लग्नेश भी खुद मून है, तो स्ट्रोंग बन गया इनके विष योग में। दूसरा, दुश्मनों ने पिलाया था, मतलब समाज वालों ने पिलाया था इनको मारने के लिए, ठीक है। इनके खुद के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद जो दूसरे राजा बने थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं, दूसरे विक्रम राठौड़ शायद बने थे, उनके बाद दूसरे राजा बने थे, और उन्होंने इनकी परीक्षा टाइप भी लेनी चाहिए थी और मारना भी चाहा था, क्योंकि ये मंदिरों में जाती थी, खुली घूमती थी, सती प्रथा से मना कर दिया था इन्होंने सती होने के लिए। ये बोलती थी कि मेरे पति तो श्री कृष्ण है। तो ये बात चल रही है, अगर किसी को नहीं पता हो इनके बर्थ टाइम का, तो लगभग 1500 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। कुछ लोग मतलब 1498 में इनका एक्यूरेट बर्थ टाइम बोला जाता है, 1562 में इनको मुक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये उस टाइम का दौर था। तो उस टाइम पे सती प्रथा बहुत कॉमन थी, इन्होंने सती होने से मना कर दिया, तो समाज वाले इनके खिलाफ हो गए थे, तो इसको मारने के लिए विष दिया था, लेकिन इनको विष का असर नहीं हुआ, ठीक है। उसके क्योंकि वो खुद श्री कृष्ण की इनके ऊपर कृपा थी, इसलिए विष का असर नहीं हुआ। दुश्मनों ने क्यों दिया? क्योंकि षष्ठेश लगन में बैठा है और वहीं पे मून सैटर्न है, तो इसलिए दुश्मनों ने, दुश्मन हम 6th हाउस से देखते हैं ना, और एक्जोल्टेड जुपिटर है, यहाँ पे जुपिटर है वो एक्जोल्टेड है, इसलिए इनके दुश्मन बने, वो भी हाई लेवल के बने। खुद राजा इसका दुश्मन बन गया, परिवार वाले इसके दुश्मन बन गए, पूरा समाज इसका दुश्मन बन गया। लेकिन जो भी दुश्मन बना अपने आप खत्म हो गया, कुछ इनका बिगाड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लग्नेश लगन में बैठा है। लग्नेश लगन में जब भी बैठता है तो बहुत एक अच्छा योग बनता है, ठीक है। लग्नेश लगन में जब बैठ जाए तो दुश्मन शत्रु हंता होता है ऐसा इंसान। अगर आपको कुछ ध्यान हो तो भगवान श्री राम की कुंडली भी कुछ सिमिलर है इनसे, उनका भी मून एंड जुपिटर एक्जोल्टेड है, लगन में उनकी भी कर्क लगन है, तो उनके दुश्मन भी कोई छोटे मोटे नहीं बने थे। खुद रावण से उनकी टक्कर थी, लेकिन खत्म हो गया आखिर में। क्यों? क्योंकि उनका भी लग्नेश लगन में बैठा था। लग्नेश लगन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये हमने बात की इनके
विष योग की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हार्डशिप इन ससुराल। ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया इनको। रीजन क्या है, एक तो ससुराल हम देखते हैं अष्टम हाउस है, क्योंकि ये हमारा पति पत्नी का घर होता है, इससे सेकंड हाउस पति पत्नी का घर होता है। तो ससुराल देखते हैं हम अष्टम हाउस से। जब भी राहु अष्टम हाउस में जाएगा और अगर कोई बेनिफिक यहाँ पे नहीं बैठा है या फिर किसी बेनिफिक की दृष्टि यहाँ पे नहीं है तो प्रॉब्लम होती है ससुराल में, ठीक है। और वो भी राहु खुद कुंभ की राशि में है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। खुद इनके ससुराल वालों ने इनके खिलाफ भ्रांतियाँ फैलाई। इनकी ऐसा बोला जाता है जो इनकी ननद थी उन्होंने खुद ये फैला दिया समाज में कि इनका किसी और मर्द के साथ संबंध है, गैर संबंध है जो बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हुई थी। और जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी उसके बाद तो ससुराल वालों ने नर्क बना दिया था इनका जीना, इसीलिए भाग भी गई थी ससुराल से। और भागती भागती पीछे सैनिक लगे हुए थे। तो ये राजस्थान की निवासी थी, इनको राजस्थान की राधिका भी बोला जाता है, राजस्थान की राधा बोला जाता है इनको। तो जब ये भाग रही थी वहाँ से, मेवाड़ से ये भाग रही थी वृंदावन के लिए, तो पीछे इनके सैनिक लगा दिए थे। रास्ते में एक ऊंट मरा पड़ा था कुछ दिनों से, ठीक है, उस ऊंट के अंदर घुस गई थी ये उन सैनिकों से बचने के लिए। इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इनको, तब जाके मुक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। खैर चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो इनकी ससुराल पक्ष दिख ही रहा है आपको। दूसरा, इनका जो ससुराल पक्ष का स्वामी है यानी जो अष्टमेश है वो भी लगन में है, यानी खुद से देखें तो छठे हाउस में चला गया। ससुराल पक्ष को जो रिप्रेजेंट करता है वो खुद से 6th हाउस में चला गया। तो अष्टमेश का लगन में होना अच्छा योग नहीं है, ससुराल वाले ही दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि छठा घर हमारे दुश्मन का होता है। और ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो इसलिए, और वो भी कर्क राशि है तो वहाँ पे थोड़ा साइको बना देता है, सैटन पागल हो जाता है वहाँ पे, एक चीज़ के पीछे पड़ ही जाता है। तो ससुराल वाले इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे हमें झलक रही है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट, कुछ लोगों को लगेगा बहुत फास्ट करवा रहा हूँ, कुछ लोगों को वीडियो लंबा लगेगा, तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आए हो तो पूरा देखकर ही जाइएगा, अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी बाकी है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि इनके ऊपर तो मैं कम से कम इस कुंडली के ऊपर मैं 2-3 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ क्या क्या योग है। एक कुंडली में सब कुछ निहित होता है आपकी लाइफ का, ठीक है। सरफेस, मुझे बहुत दुख होता है और बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो जैसे मान लो कंसल्टेशन लेते हैं, जो आजकल ऑनलाइन चल रहा है ना, आपको पता है, जो फ्री चैट देते हैं पहली, ठीक है, 5 मिनट में ही आपकी कुंडली खोलते हैं, डिस्कस करते हैं, आपको सारा बता देते हैं। अरे भाई मजाक है क्या, एस्ट्रोलॉजी इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ईजी सब्जेक्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिटेशन नहीं है, एस्ट्रोलॉजर की लिमिट है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, उसकी नॉलेज के हिसाब से गलतियां हो सकती है। आगे चलिए, खैर छोड़िए उन चीज़ों को, आगे हम चलते हैं। रिलीजियस पोइटस, ये बहुत ही धार्मिक कवित्री बनी, ठीक है, गाया भी खूब इन्होंने, भजन खूब गाए। और ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक राइटर कौन बनेगा, 3rd हाउस एंड 12th हाउस का कनेक्शन बनना चाहिए एक बहुत अच्छे राइटर के लिए, ठीक है। और बुध और शुक्र का कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए एक सुंदर राइटर, एक पोइट्री लिखने के लिए बुध शुक्र का कुछ कनेक्शन। या फिर ड्राइंग में भी ये बहुत काम आता है, जो पेंटर होते हैं, बहुत ब्रिलियंट पेंटर होते हैं, 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बुध और शुक्र उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत स्ट्रोंगली कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें इनके कुंडली में। और इन्होंने धार्मिक कविता क्यों लिखी, श्री कृष्ण के लिए ही कविताएं क्यों लिखी, तो वो भी झलकता है इनके कुंडली में। यहाँ पे देखिए 3rd हाउस में है बुध की राशि कन्या राशि, 12th हाउस में है फिर से बुध की राशि कन्या राशि, और वहाँ पे बैठ गया वीनस, वहाँ पे बैठ गया वीनस शुक्र। तो कनेक्शन हो गया ना बुध और शुक्र का, और 3rd हाउस का और 12th हाउस का। मैंने अभी यही बोला, बहुत अच्छे राइटर बनने के लिए 3rd हाउस, 12th हाउस एंड मरकरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में शुक्र, वीनस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें इनके कनेक्टेड आपस में, इसलिए ये बहुत अच्छी राइटर बनी, बहुत अच्छी सिंगर बनी। सिंगर इन द सेंस भजन गाए इन्होंने, बहुत अच्छे भजन गाए, लोग मोहित हो जाते थे इनके भजन सुनते थे तब, ठीक है। उसके बाद, और भजन ही क्यों गाए, रोमांटिक सॉन्ग क्यों नहीं गाए, क्योंकि जो मरकरी है
जो कि यहाँ पे 3rd हाउस और 12th हाउस का स्वामी है, और वीनस की एनर्जी कैरी कर रहा है यहाँ पे मरकरी, वो केतु के प्रभाव में है। केतु साधु संत बनाता है, इसलिए साधु संत टाइप के इन्होंने क्रिएशन की, पोइट्री की, ठीक है, श्री कृष्ण से रिलेटेड इसलिए इन्होंने पोइट्री किया क्योंकि केतु के प्रभाव में है मरकरी, ठीक है। कोई भी इंसान सन्यासी ऐसे ही नहीं बन जाता, सारे प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं, सारे हाउस इन्वॉल्व होते हैं, चार्ट की पूरी एनर्जी समझिए किस तरफ जा रही है, फिर जाके पता लगेगा कि वो इंसान जिंदगी में क्या करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक रिलीजियस पोइट्स बनी, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट होम और ससुराल हम बोल सकते हैं फॉर मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने घर त्याग दिया एंड गोट लिबरेशन इवेंचुअली। ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट रहने वाला है इस वीडियो का। तो ये 2 पॉइंट हम एक साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्होंने मुक्ति प्राप्त क्यों की, किस लिए की। 3 साल की जब ये थी तब से ये श्री कृष्ण की भक्त थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 3 साल की उम्र से ही गाइडेंस मिल जाती है या फिर पर्पज ऑफ लाइफ मिल जाता है। केवल मैं यहाँ पे इनकी बात नहीं कर रहा, आपने भी आसपास देखा होगा जो बहुत बड़े, जैसे मैं एक उसको जानता हूँ, एक वो माइंड रीडर है सुहानी शाह, अगर आपने उनका नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो देख लेना, सर्च कर लेना। सुहानी शाह है एक, वो बोलती हैं कभी स्कूल नहीं गई, नर्सरी क्लास सिर्फ उन्होंने की है या फर्स्ट क्लास, एक ही क्लास की है, 5th 6th 5 या 6 साल की जब वो थी तब से वो माइंड रीडिंग करती है, बहुत ज़बरदस्त लेवल की मेंटलिस्ट है वो, ठीक है। तो कब होता है ऐसे, बचपन से गाइडेंस कब मिलती है इंसान को, एक ही पर्पज ऑफ लाइफ कब रहता है, उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके पूरे चार्ट की एनर्जी देखिएगा अब कैसे है, ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे आपको। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बोला था कि हाउ टू फाइंड बेस्ट करियर ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें मैंने बोला था कि कुछ लोग बोलते हैं कि सन से 10th हाउस इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं मून से 10th हाउस इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलते हैं सैटर्न से 10th हाउस इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ बोलते हैं जुपिटर से 10th हाउस इंपॉर्टेंट है, एंड कुछ बोलते हैं लगन से 10th हाउस इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके सामने कितनी चीजें लिखी, 5 चीजें लिखी। अब इन के चार्ट में जब आप देखोगे ना, ये 5 चीजें एक ही हाउस में पड़ रही हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट बन जाता है जब भी किसी का सन, जुपिटर, सैटर्न, सूर्य, बृहस्पति और शनि अगर एक ही हाउस में पड़ जाए, और वो भी अगर लगन में पड़ जाए, तो जबरदस्त चार्ट होता है। महापुरुष योग बोलते हैं इसको, महापुरुष योग। देखिए इनका चार्ट देखिए, लगन कर्क राशि, मून कर्क राशि में, सन कर्क राशि में, जुपिटर कर्क राशि में, सैटर्न कर्क राशि में। एनर्जी, पूरे चार्ट की एनर्जी बाइंडेड है, ठीक है, एक ही दिशा में फ्लो करेगी। प्रॉब्लम कब आती है, जब कुछ कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाता। मून से 10th कुछ और बता रहा है, सन से 10th किसी और दिशा में ले जा रहा है, जुपिटर से 10th किसी और दिशा में ले जा रहा है इंसान को, सैटर्न से 10th किसी और दिशा में बह रहा है। तब प्रॉब्लम आती है इंसान को प्रोफेशन फाइंड करने में या प्रोफेशन पे टिके रहने में। आपने देखा होगा आसपास गांव में, शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, 5 साल कुछ काम किया, 2 साल कुछ और काम किया, 1 साल घर पे बैठ गए, 3 साल फिर से कुछ नया काम शुरू कर दिया, ऐसे ही जिंदगी निकाल देते हैं। कब होता है, जब इन सारे प्लैनेट्स का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता, चार्ट की एनर्जी एक दिशा में जब नहीं बहती। और वो कब कौन सा काम कर रहा होगा ये भी हम पता कर सकते हैं दशा अंतरदशा और गोचर से, कि कौन सी दशा अंतरदशा गोचर में उसने ड्राइविंग की, कौन सी दशा अंतरदशा में उसने मान लो कोई फ्रूट सेलिंग की या क्या काम किया। अब इनका देखिए सारा लगन में ही बैठ गया, महापुरुष योग। अब इससे 10th हाउस में देखिए क्या है, मंगल की राशि है, खाली है, और मंगल किसके प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, ठीक है। और सिंह राशि क्रिएशन की भी है हमारी, केतु, उसी से रिलेटेड भजन इन्होंने क्रिएट किए थे,
ठीक है। मरकरी कैसे किए, यानी भक्ति की दिशा में कुछ इन्होंने क्रिएट किया, कैसे किया, लिख कर किया, मरकरी राइटिंग को दिखाता है। ठीक है, तो इनका दशमेश सन से 10th, जुपिटर से 10th, मून से 10th, सैटर्न से 10th एक ही हाउस पड़ रहा है और उसका स्वामी है मंगल और वो है केतु के प्रभाव में। इसीलिए मुक्ति चाहिए इनको, इसीलिए मुक्ति चाहिए इनको। और देखिए अभी मैं और भी बता रहा हूं, नवमेश लगन में उच्च का है, नवमेश लगन में उच्च का है। एक बार फिर से इनके चार्ट को देखिए, एक होता है धर्म त्रिकोण 1 5 9 और एक होता है मोक्ष त्रिकोण 4 8 12। देखिए अगर किसी इंसान के 1 5 9 भाव में या 1 5 9 राशि में, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में ज्यादातर प्लेनेट बैठे हैं, तो वो इंसान कट्टर धर्म अनुयायी होगा, अपने धर्म के प्रति उस कट्टर होगा वो, लेकिन उसको मोक्ष प्राप्ति में दिक्कत आएगी। रीजन, वो रियल अर्थ नहीं समझ पाएगा, रियल मीनिंग नहीं समझ पाएगा धर्म का या मुक्ति का, लेकिन अपने धर्म का कट्टर अनुयायी होगा। जिस बर्थ चार्ट में आपको 4 8 12 हाउस में या कैंसर और वृश्चिक और मीन लगन, मीन राशि में ज्यादातर प्लेनेट बैठे हों, वो इंसान मुक्ति की तरफ जाएगा। हो सकता है वो इंसान धर्म ना मानता हो, भगवान को ना मानता हो, लेकिन स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है, आर्य समाज की तरफ जाता है ऐसा इंसान। ठीक है, या फिर ऐसा इंसान बोलता है दूसरों की सेवा करनी चाहिए, भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होता, अगर हम दूसरों की सेवा करेंगे तो अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। इस टाइप की थिंकिंग होती है अगर किसी के 4 8 12 में ज्यादा प्लेनेट है तो। ये आपका धर्म त्रिकोण है, ये आपका मोक्ष त्रिकोण है। अब इनकी कुंडली में क्या हुआ, काल पुरुष कुंडली की ब्लेंडिंग बोलते हैं इसको हम, काल पुरुष कुंडली की ब्लेंडिंग। इनका जो, अगर हम इनकी कुंडली के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट हाउस है, धर्म त्रिकोण है, लेकिन अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो ये 4th हाउस में है, मतलब कर्क राशि में है, 4th साइन में है। तो इनकी कुंडली में क्या हुआ, धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण मिल गया, ब्लेंड हो गया, मिक्स हो गया। इसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं काल पुरुष कुंडली के साथ। जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओगे तब ये चीजें समझ आएंगी आपको। इनका धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण स्ट्रांगली बाइंडेड है और उसमें देखिए सन, सूर्य केतु की एनर्जी लेके बैठा है, जुपिटर एक्सोल्टेड है नवमेश होकर। ठीक है, साथ में सैटर्न भी है, मून है, लगन में है, खुद की राशि में है। इसलिए बचपन से ही इनको गाइडेंस मिली, बचपन से एक ही ध्येय था इनका, श्री कृष्ण और बस श्री कृष्ण। और देखिए इनकी कुंडली में धर्म त्रिकोण का स्वामी धर्म त्रिकोण में मंगल सिंह राशि में है और केतु के प्रभाव में है। मार्स हमारी फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल बॉडी है, ठीक, वो केतु के प्रभाव में है। बॉडी को भी वही चाहिए, आत्मा को भी मुक्ति ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा एक्सोल्टेड जुपिटर के साथ है, केतु की एनर्जी लेके बैठा है। ठीक है ना। और वीनस 12th हाउस में, आपको पता होगा कि वीनस शुक्र 12th हाउस में एक्सोल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीनस होता है। वीनस जो भक्ति भाव दे सकता है कोई नहीं दे सकता आपको। मुक्ति के लिए वीनस, बुध 12th हाउस में नीच का हो जाता है, मीन राशि में नीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बुध हमारी बुद्धि को, लॉजिकल थिंकिंग को, रीजनिंग को दर्शाता है। जब तक हम लॉजिकल थिंकिंग में, रीजनिंग में उलझे रहेंगे तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मतलब है। वीनस प्रेम का कारक है। जब हम सबसे प्रेम करने लगेंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी। जब हम सेल्फलेस लव करेंगे, प्यार करेंगे दूसरों से, तब हमें मुक्ति मिलेगी। वीनस 12th हाउस में पूरे चार्ट का एनर्जी एक ही तरफ जा रहा है, भक्ति मुक्ति, भक्ति और मुक्ति। इसीलिए भक्ति के थ्रू ये मुक्ति पा गए। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया हो,
हो सकता है कुछ लोग बीच में छोड़कर जा चुके हों, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से और लास्ट तक देखा है तो आपको थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। ठीक है, ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके मन में कोई कंसल्टेशन है या फिर एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, आप कोर्स करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कंसल्टेशन डिटेल्स के लिए और कोर्स डिटेल्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।